अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट विद इन मंथ या 1.5 मंथ पेपर होने वाला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया लेकिन तैयारी उनकी बिल्कुल भी नहीं है। तो तैयारी कैसे करनी है? पहले तो ये होता था, एक पेपर होता था जिसमें लिखा होता था, जनरल नॉलेज का पेपर है वो, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर है, ठीक है, आपका जियोग्राफी है और आपका थोड़ा बहुत लॉ से भी क्वेश्चन आते होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा आप लोगों के इंग्लिश बेसिक मैथ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज है। इस बार दो जो वीक पॉइंट होते हैं नॉर्मली प्रिपरेशन करने वालों के, वो होते हैं इंग्लिश का पोर्शन और कंप्यूटर का पोर्शन। उन्होंने उसी को मैक्सिमम वेटेज दे दिया, मतलब 40 का इंग्लिश, 40 का आईटी, और इसके अलावा 20 का जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज जिसका अच्छा है, मोस्टली पहले तैयारी करता रहा, वो इसको कुछ ना कुछ हद तक इसको ये जो पोर्शन है उसको रिलीज़ देगा, लेकिन इतना नहीं देगा कि वो टेस्ट निकाल जाए। अब इसका मेरिट की बात करें तो मेरिट इसका 50 से ऊपर नहीं जाएगा रीजन वाइज। मुल्तान की बात करूँ तो 50 से ऊपर जाएगा ही नहीं। लास्ट टाइम मुल्तान की आई थिंक 29 सीट्स थी या 19 ही सीट्स थी, तो वो उस टाइम 62 या 63 में था, लेकिन वो तब इस वजह से था 30 मार्क्स का उसमें आता था आपका मैथमेटिक्स, और वो जो जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है या मैथ का है वो वहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर जाते थे। लेकिन इस दफ़ा जो सिलेबस है वो किसी के लिए भी ईजी नहीं है, चाहे वो इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, ना उनका आईटी अच्छा होता है, तो आप सब जीरो पे हैं और इसका मेरिट जो है 50 से अबव जाएगा ही नहीं। और उसके अलावा अगर इसकी तैयारी कैसे करनी है इंग्लिश की, इंग्लिश में सबसे पहले जो बेसिक्स है वो टेंसेज है। टेंसेज आपने टेंसेज कवर करने हैं। आपको सेंटेंस देखने पता चल जाना चाहिए ये किस टेंस से बिलोंग करता है। सपोज अगर उसने विल यूज़ किया हुआ है, विल भी यूज़ किया हुआ है, शैल भी यूज़ किया हुआ है, तो आपको पता चल जाना चाहिए फ्यूचर में है कोई टेंस, ठीक है। अब कैटेगरी उसकी कौन सी है वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। उसके अलावा अगर वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहा है, ठीक है, हैज़ का यूज़ कर रहा है या हैड का यूज़ कर रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये परफेक्ट टेंस का है। कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन है वो परफेक्ट टेंस का, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो हैड बीन कर रहा है या हैज़ बीन कर रहा है, हैव बीन कर रहा है, तो आपको पता चल जाए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही है। तो ये मतलब आपको टेंस सेंटेंस देखते ही पता चल जाना चाहिए ये किस टेंस से बिलोंग करता है। जब आपको टेंसेज आते होंगे फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट करना और वॉइसेस करना, ठीक है। अब डायरेक्ट इंटरेक्ट की बात करूँ तो हर टेंस अगले टेंस में चेंज हो रहा होता है। सपोज अगर आपको टेंसेस का पता है तो आप कैसे चेंज करेंगे? अगर कोई सेंटेंस आया हुआ है ठीक है, वो बिलोंग्स करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो वो जब आपको उसका इनडायरेक्ट बनेंगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट, ठीक है, तो वो चला जाएगा आपका पास, ठीक है, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसी तरह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इस तरह ये चेंजेस होती हैं टेंस टू टेंस डायरेक्ट नेट में। और जहाँ पर वॉइसेस की बात की जाए, वॉइस कैसे चलता है, वो अपने से अगले टेंस के ऊपर चलता है। सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आया है तो आप उसको बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डू डज यूज़ कर रहे होते हो, इसी तरह ना। और जैसे ही आप जाते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो आप इज़ार अमर का यूज़ कर रहे हो, तो क्या करते हो आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपके पास आया हुआ है और उसको वॉइस चेंज करनी है, तो आप उससे अगले टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठाते हो, इज़ार एम उठाते हो और उसमें यूज़ करते हो। तो जब तक टेंस नहीं आते होंगे ना तो आप नरेशन कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट इंडेक्ट, और ना ही आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर सकते हो, क्योंकि ये टेंसेस का चेंज ही होती है। सबसे जो मेन चीज़ है इंग्लिश में ग्रिप हासिल करने के लिए वो यही है कि आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाना चाहिए ये किस टेंस से बिलोंग करता है, तभी आप उसको चेंजेस की तरफ ले जा सकते हो। इस तरह करेक्शन में भी ये चीज़ हेल्पफुल होती है। सपोज उसने हैव यूज़ किया हुआ है कहीं पे सेंटेंस के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की हुई है उसको आपको पता चलेगा कि यार ये परफेक्ट से बिलोंग करता है। अगर हैव बीन किया हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बिलोंग करता है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बिलोंग करता है, ठीक है। हैड किया हुआ है तो पास्ट से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह अगर वो विल बी शैल बी यूज़ कर रहा है तो आपको पता चलेगा ये फ्यूचर से बिलोंग करता है सेंटेंस जो इसने दिया हुआ है। तो जैसे आपको पता चलेगा तो आप उसको करेक्शन कर लेंगे। अब उसके बाद ईडियम्स उसने दिए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्या है, एक तो आपने पास्ट पेपर के सारे तैयार करने हैं क्योंकि रीजन वाइज का पेपर है, इसलिए पीपीएससी कोशिश करेगा इसमें से काफ़ी एमसी जो है आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो पास्ट पेपर से देगा। अगर पास्ट पेपर की बात करूँ तो जब वो मैंने तैयार किए थे ऑलमोस्ट 50 पेजेस वो मैंने बनाए थे अपने पास, और उन पे वो 50 पेजेस पे सारे आ गए थे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और उनको मैंने तैयार कर लिया था। जो मुझे याद है, कहीं भी आते तो मुझे पता होता है ये पास्ट पेपर से आया हुआ है या पास्ट पेपर से नहीं आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हम एक्स्ट्रा भी तैयार कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनसे हम तैयार कर सकते हैं। जैसे अब आजकल पेपर हो रहे हैं उनसे जो आ रहे हैं हम वो तैयार कर सकते हैं। उनमें से एक दो रिपीट हो रहे हैं, एक एक मार्क्स जो है ना, एक एक नंबर आपका वो बड़ा वो अहमियत कहाँ मिला है। कभी कभार आप 0.25 से रह रहे होते हो। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ अपने लेबर ऑफिसर के पेपर की, तो मैंने जो पेपर दिया था उसमें मेरिट था उसका 75 और मेरे मार्क्स उसमें 74.25,
तो यहाँ पे एक नंबर भी मैटर करता है। तो अगर पास पेपर से भी आप उठा लेंगे इंग्लिश का पोर्शन और वहाँ से एक एमसीक्यूज भी आ जाता है, हो सकता है वो एक एमसीक्यूज भी आपका रिटर्न क्लियर करवा दे, तो डिपेंड करता है। उसके बाद कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर में बेसिक सॉफ्टवेयर्स एमएस ऑफिस है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट और ईमेल्स। अब ये ईमेल से क्या क्वेश्चन आते हैं, या तो ईमेल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ लेगा, वो कब पहली ईमेल लॉन्च हुई थी 1971 में। फिर ईमेल एड्रेस कैसे लिखा होता है, एक तो एक @gmail.com होता है, एक वेबसाइट का एड्रेस भी होता है। सपोज जैसे पीपीएससी का है, ppsc@gov.pk, जैसे ऐसी एड्रेस है, या कोई अगर आपकी ईमेल एड्रेस है, लाइक आपका कोई जो आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट होते हैं, बिजनेस वेबसाइट, सपोज कोई वेबसाइट है www.daraz.com, ये एक वेब आपकी है ना, ऑनलाइन स्टोर है ये। अब इसका अगर कोई हेल्पिंग इसका जीमेल होगा, ईमेल होगा, तो वो ऐसे नहीं होगा @gmail.com, नहीं, वो होगा दराज, या ऐसे होगा admin@daraz.com, ऐसे उसका आपका ईमेल बन जाता है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल ईमेल, तो वो ये पूछ सकता है। फिर आपसे वेबसाइट का वो पूछ रहा होता है www डॉट कोई भी वेबसाइट है, लाइक हमारे पास गूगल है, तो ये क्या होती है www.google.com। अब ये .com जो एक्सटेंशन होती है वेबसाइट्स की, .com, .pk, .in, .co, ठीक है, ये सारी एक्सटेंशंस होती हैं आपकी जो आपकी डोमेन इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं डोमेन आपका, या यूआरएल जिसे बोलते हैं। तो ये आपका जो डोमेन होता है वो पूछ रहा होता है इनमें से जो वेबसाइट कौन सी है, वो 4 ऑप्शन आपको देता है और उसमें पूछ रहा था वेबसाइट कौन सी है। तो जितनी भी वेबसाइट हैं वो ऐसे स्टार्ट होती है www.daraz.com। अब ये दराज उसने नाम चूज़ किया था, .com उसने एक्सटेंशन ली। ये जब आप मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एमएस ऑफिस से वो शॉर्टकट कीज़ पूछ रहा होता है, शॉर्ट कीज़ उसकी, और उसके अलावा वो आपसे ये पूछ रहा होता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम परसेंटेज क्या है। फिर वो अगर बात की जाए, पूछ रहा होता है मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, कौन सी टैब कहाँ से किस आपके उसमें टैब में मिलती है आपको ऑप्शन। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। आपको पेज ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको हर पेज पे कोई नंबर अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, कंट्रोल प्लस क्या, हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं कंट्रोल प्लस के। अच्छा, सेंटर लाइन कैसे करते हैं, लेफ़्ट लाइन कैसे करते हैं, और वो जस्टिफाई क्या है। अब वो ऐसे क्वेश्चन आपसे करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी प्रैक्टिस से या आपकी पढ़ने से होती हैं ये सारी चीज़ें। फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट पे जाना है तो कौन सी की यूज़ करते हैं। स्टार्ट में आना तो कौन सी यूज़ करते हैं। कर्सर के राइट साइड से कोई चीज़ रिमूव करनी है, वर्ड, तो कैसे करेंगे, या स्पेल। उसके लेफ़्ट से रिमूव करना तो कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें वो यहाँ से पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग और इंटरनेट कह रहे हैं। इंटरनेट में वो पूछ रहा होता है कि इंटरनेट क्या है, ये नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स है। उसके अलावा फिर ये आईसीटी और आईपी के बारे में पूछ रहा होता है। ये जो दो तरीके होते हैं, एक नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क होता है आपका कंप्यूटर्स का, और एक आईसीटी और आईपी होता है आपका। जो आईपी होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे आपका पता चल जाता है कि आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि आप कहाँ से हैं इस वक्त, किस क्या लोकेशन है आपकी। तो वो आईपी एड्रेस ही होता है जो आपको मतलब जिससे आपको पता चलता है कि ये कंप्यूटर जो है कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आपका आईपी इसका क्या है। उसके अलावा डिफरेंट फिर आगे टर्म्स हैं इंटरनेट में कि एफटीपी क्या है, ठीक है, आईपी क्या है, यूआरएल किसका एब्रीवेशन है, डब्ल्यू किसका एब्रीवेशन है। तो इस तरह से वो चीज़ें पूछता है। W3C क्या है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। जहाँ तक अब जनरल नॉलेज की बात करूँ तो जनरल नॉलेज में क्या है आपको लोगों का, पाकिस्तान अफेयर्स है। अब यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स में क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये 712 मोहम्मद कासिम से ऑनवर्ड आ गए, और ये यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा पार्टीशन जो दो हिस्सों में डिवाइड है, प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, उससे भी पूछ सकता है। फिर करंट अफेयर्स क्या है, इसमें दोनों करंट अफेयर आते हैं, पाकिस्तान करंट अफेयर भी, वर्ल्ड करंट अफेयर भी। अब यहाँ का तरीका क्या है, यहाँ पे ये आप या तो न्यूज़ सुनते रहें डेली बेसिस पे, या आप पाक एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पे पढ़ते रहें। मतलब पहले 60 पेज पढ़ के चले जाएँ पाक एमसीक्यूज़ के, पाकिस्तान करंट अफेयर और वर्ल्ड करंट अफेयर के, तो काफ़ी हद तक आपके एमसीक्यूज़ कवर हो जाते हैं। फिर एवरीडे साइंस में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। आपकी यूनिवर्स साइंस भी हो सकती है, आपकी ह्यूमन जो एनाटॉमी है उससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर इस्लामिक स्टडीज़ में आपका टोटल जितने प्रॉफिट्स, उनके टाइटल, उनकी कौम के क्या नाम थे, उनकी कौम किस तरह तबाह हुई, फिर किस सूरत में किसी सूरा में अगर किसी का जिक्र है तो वो सूरा पूछ रहा होता है। फिर वो हज़रत यूनुस का के नाम पे सूरा है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आपसे वो गज़वात के बारे में क्वेश्चन पूछता है। फिर बनु उमैया जो थी, उमैयाद कैलिफेट जो बनी थी, खिलाफत उमैया, उससे क्वेश्चन पूछता है। खिलाफत अब्बासिया से क्वेश्चन पूछता है। फिर जो उस्मानिया सल्तनत या ओटोमन एम्पायर जिसे बोला जाता है, उससे क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ तक रहता है। उसके अलावा फिर जो हमारे इस्लाम के पिलर्स हैं, उसके बाद हमारी जो नमाज में फ़राइज़ की तादाद पूछ रहा होता है। फिर वो वज़ू में पूछ रहा होता है डिफरेंट चीज़ें। फिर अलमाइदा में जो कुरान मौजूद है कि
खाने वाली कितनी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, कौन सी मना की गई वो अल-माइदा में बताया गया है, फिर वज़ू का तरीका अल-माइदा में बताया गया, वो पूछ रहा होता है। सूरह अल-कहफ़ में एक ज़ुल्करनैन का ज़िक्र है, ठीक है, उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कब पैदा हुए, कब इस दुनिया से गए, कौन सा गज़वा कब हुआ, अम्मुल हुज़न किसे कहते हैं, अम्मुल फ़ील किसे कहते हैं, एलिफेंट ईयर के किस साल में पैदा हुए आप। तो इस तरह से होती है चीज़ें। फिर बेसिक बेसिक मैथ में आपसे कोई परसेंटेज का क्वेश्चन या एज का क्वेश्चन इस तरह से कोई पूछ लेगा वो, या आपसे टाइम इन वर्क का क्वेश्चन पूछ लेगा, 10 बंदे एक दीवार इतने टाइम में बना रहे हैं तो 20 बंदे कितने में बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। वो आपका जो 20 नंबर का MCQs है ना जी के वाला, इसमें वो हार्ड नहीं जाएगा, बहुत ईजी जाएगा इसमें। एंड उर्दू, उर्दू से वही जो बेसिक्स चले आ रहे हैं, अगर पास से भी कर लेते हैं तो आपके कवर हो जाते हैं। अब ये 20 मार्क्स का, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, हमने इंपॉर्टेंस देनी है 40 और 40 80 को। अब वो अगर हमारा अच्छा है, जी के तो आपका नॉर्मल ही है, आप उसको क्योंकि जी के तो आप काफ़ी अर्से से तैयार भी करते आ रहे होंगे, जो बिल्कुल नए हैं उनको, उनके लिए भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको, क्योंकि ये चीज़ें याद रहने वाले हैं। जो मेन चीज़ें हैं रूल्स याद करने इंग्लिश के, वो असल मेन चीज़ है। इसी तरह आईटी की जो चीज़ें हैं उनको याद रखना, जो मेन चीज़ है, जो 80 मार्क्स का, जो कि आपका डिसाइडेबल होगा कि आप क्लियर कर रहे हैं टेस्ट या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें थी। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ऊपर मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, आपका एक एक बिहेवियर बना सकता हूँ पेपर में जाने के लिए, कि किस बिहेवियर के साथ आपने पेपर में जाना है और क्या चीज़ें पढ़ के आपने तैयार करके जानी है। मैं आप लोगों को लेक्चर्स जो है वो पढ़ा दूँगा, हिस्ट्री से रिलेटेड भी, इंग्लिश से रिलेटेड भी और कंप्यूटर से रिलेटेड भी। बाकी जो वहाँ पे पेपर में बैठ के ख़ुद को कंट्रोल करना है आप लोगों ने और किस तरह से उसको करना है, वो आप जितना आपकी तैयारी अच्छी होगी उतना कॉन्फिडेंस से आप पेपर देंगे रिलैक्स होकर। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं पेपर के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए पहला स्कूल कहाँ पे ओपन हुआ था, वहाँ पे अब 4 ऑप्शन दी हुई थी उसने, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और लोधरा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस में एक नन ऑफ दीज की ऑप्शन भी थी, यहाँ पे मुल्तान, लाहौर और लोधरा थी, एक नन ऑफ दीज ऑप्शन थी, जैसे कि सब नन ऑफ दीज ऑप्शन आ रही हैं आजकल। अब वहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि मुल्तान लाहौर तो बहुत प्रोमिनेंट है, और PPSC वाला कभी भी क्वेश्चन करता है तो इन 2 प्रोमिनेंट सिटी का नाम लिखता है, या कराची का लिखता है या कहीं और का, इस्लामाबाद का, तो ये तो प्रोमिनेंट सिटी। लोधरा को कभी भी टच नहीं करता, वो इतना प्रोमिनेंट सिटी नहीं है वो। कभी भी आपको कितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको मेजर सिटीज़ के नाम ही वो आपको ऑप्शंस में दे रहा होगा, कभी भी आपको किसी स्मॉल सिटी का नाम नहीं देगा वो, ठीक है। अब स्मॉल सिटी का नाम उसने इसलिए दिया था कि उनका पहला स्कूल ही वहाँ पे 2019 में ओपन हुआ था, लोधरा में। तो अब जिसने माइंड यूज़ किया तो उसने लोधरा लगाया, क्योंकि उसको पता था लाहौर में तो अभी 2021 में हुआ है और मुल्तान में भी 2020 में हुआ था, तो 2019 में कहाँ बचता है, लाहौर में तो हुआ ही नहीं था उस टाइम तक। तो बचता कौन सा था, लोधरा ही बचता था वो। अब लोधरा ऑप्शन उसने दिया, अब जिसने माइंड यूज़ किया उसने लोधरा लगाया, और वो आपकी एक सेंस जो थी, सिक्स सेंस, उसने आपको बताया कि ये मोस्टली PPSC वाला है, PPSC का जो एग्जामिनर है वो यूज़ नहीं करता इस सिटी को, क्योंकि एक मेजर सिटी नहीं है ये। तो दैट्स द थिंग जो आपको डिफरेंस क्रिएट करती है पेपर के अंदर, वो आपका लॉजिकल होना है, कि आप कितने लॉजिकल हैं और कितना एग्जामिनर को आप पिक करते हैं कि वो किस तरह से खेल रहा होता है पेपर के अंदर, ठीक है।